बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं पहले आपको एहसन इकबाल साहब का एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इसका बैकग्राउंड आपको बताऊँगा कि एक्चुअली अब ये करने के हवाले हैं और ये क्यों कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने इनका जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है 180H, ये 180H जो है ये मॉडल टाउन लाहौर में बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर एक घर है, नवाज शरीफ पार्क उसका पुराना नाम है पार्क का, उसके बिल्कुल सामने कॉर्नर के ऊपर एक घर है और ये वो घर है जहाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इकट्ठे रहते थे उस दौर में, जब मियाँ शरीफ साहब ने ये सारे 7 या 8 घर हैं वो लाइन के अंदर उन्होंने अपनी फैमिली के लिए बनाए थे, कुछ अपनी बहनों के लिए, कुछ अपने भाइयों के लिए, कुछ अपने बच्चों के लिए। तो ऐसे ये सारे घर शरीफ ख़ानदान ने ले लिए थे। तो जो पहला घर है उसको कहते हैं 180H। 180H में मुशर्रफ दौर के अंदर ये घर ले लिया गया था इनकी करप्शन के केसेस के एवज, और यहाँ पे बना दिया गया था एक ओल्ड होम, बुज़ुर्ग लोग यहाँ पे रहते थे। फिर नवाज शरीफ साहब वापस आए तो उनको फिर उन्होंने वापस ले लिया और ये उनकी ताकत की अलामत के तौर पे वहाँ पे मौजूद है। अभी इन्होंने मरकज़ी सेक्रेटेरिएट यहाँ पे बनाया हुआ है, मीडिया सेल भी यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का कायम किया गया। अब यहाँ पे एक नया सेल बना दिया गया है। ये जो नया सेल बनाया गया इस पर एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि PMLN के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट 180H मॉडल टाउन लाहौर में हुकूमत पंजाब की तरफ से की जाने वाली इंतकामी कार्रवाइयों की मॉनिटरिंग का सेल कायम कर दिया गया है। जो सरकारी अफसरान अपनी पेशा वराना ड्यूटी से बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के वर्कर बने हुए हैं उनके क्वाइफ और कार्रवाइयों की तफसील मा सबूत भेजी जाएं। एक ऐसा इन्होंने बना दिया सेल जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा, पुलिस वालों का, पटवारियों का, ब्यूरोक्रेसी का, सरकारी अफसरान चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उन सब का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा और वो रिकॉर्ड यहाँ पे 180H में जमा करेंगे। जो जो लोग PMLN के काम नहीं करेंगे या उनके काम नहीं आएंगे या जो ब्यूरोक्रेट पसंद नहीं होंगे उनके बारे में लिस्टें बनाई जाएंगी। ऐसी लिस्टें आपको पता है पहले किसने बनाई थी? MQM ने। MQM के खिलाफ जब ऑपरेशन हो रहा था या जब उनके बुरे दिन थे तो उन्होंने लिस्टें बनाई ऑफिसर्स की, ख़ास तौर पे पुलिस वालों की, और फिर उनको चुन चुन कर कत्ल किया और तकरीबन उन सबको मार दिया था। एक आदमी बचा था चौधरी असलम, फिर उसको भी बम धमाके में बाद में मार दिया गया। लेकिन अगर आप याद करें तो MQM ने छोड़ा किसी को नहीं था, सबसे बदला लिया था। इसी तरह PMLN हमेशा ब्यूरोक्रेसी को दबा कर रखती है, गुलाम बना कर रखती है। यानी इनको किस तरह के ब्यूरोक्रेट चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। इनको ब्यूरोक्रेसी उस तरह की चाहिए जो इनकी मदद करे और इनके साथ रहे, क्योंकि एक लंबा इक़्तिदार PMLN के पास पंजाब में रहा है और ब्यूरोक्रेसी की इतनी इन्होंने पनीरी लगाई है, इतने पुलिस वाले, इतने ब्यूरोक्रेट, इतने ऑफिसर्स और इतने मुलाजमीन इन्होंने सरकारी भर्ती कर दिए हैं, पटवारियों से लेके और महकमा हेल्थ, महकमा तालीम, जो कोई महकमा या जो कोई जगह है वहाँ पे हर जगह पे इनके अपने बंदे इन्होंने भर्ती किए। अब वो कोई अफसर बने हुए हैं, कोई छोटे अफसर हैं, कोई बड़े अफसर हैं। पुलिस के अंदर इन्होंने अंधाधुंध भर्तियाँ की, इन्होंने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसके अंदर अंधाधुंध भर्तियाँ की। तो वो सारे के सारे इनके लोग हैं। इन्होंने इतनी पनीरी लगाई सरकारी महकमों में कि इनको उनकी रिटायरमेंट तक यानी अगले 30 साल तक इनको प्रॉब्लम ही कोई नहीं है PMLN को, और ये हर दौर में पनीरी लगाते रहे हैं। अपनी रिटायरमेंट तक वो बंदे इनकी खिदमत करते रहेंगे। मैं मिसाल आपको देता हूँ, राय ज़मीर आपको याद होगा, एक DPO था, वो जलसा कर रहा था पब्लिक के साथ और उसने कहा कि मेरे कायद जनाब मियाँ मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ साहब कल आएंगे तो आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में आना है और उनका इस्तकबाल करना है, यहाँ किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। ये पुलिस ऑफिसर था DPO हाफजाबाद का, वहाँ इलेक्शन हो रहा था और ये वहाँ खड़ा होकर क्या कह रहा है? ये वहाँ खड़ा होकर कह रहा है कि आपने बहुत बड़ी तादाद में आना है। सियालकोट, गालिबन सियालकोट के साथ ये वजीराबाद का इलाका है, वहाँ का मामला था ये। तो उन्होंने कहा जी कि बहुत बड़ी तादाद में आपने आना है क्योंकि मेरे कायद जनाब हमजा शहबाज साहब आ रहे हैं, ये DPO कह रहा है। तो इनको इस तरह के अफसरान पसंद हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको, नैब के दफ्तर में बिल्कुल आपको एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे नैब के एक ऑफिसर ने ये बात बताई। नैब में शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे और नैब में एक पुलिस वाला भी गिरफ्तार था जिसका नाम था राय एजाज। ये राय एजाज जो है ये राय ज़मीर का बेटा है। एक ही वक्त में इसका बाप भी DPO था और ये राय एजाज भी DPO था।
राय एजाज करप्शन के अंदर पकड़ा गया, क्योंकि इसका बाप भी बहुत करप्शन करता था, ये खुद भी बहुत करप्शन करता था और करप्शन के अंदर ये पकड़ा गया। नैब ने इसको गिरफ्तार कर लिया, इसके ऊपर तहकीकात चल रही थी। तो एक दिन शहबाज शरीफ साहब भी वहीं पे गिरफ्तार थे, उनके ऊपर भी तहकीकात चल रही थी, वो भी करप्शन में अंदर थे। तो नैब के दफ्तर में इन दोनों का आमना सामना हो गया किसी कॉरिडोर से गुजरते हुए। शहबाज शरीफ साहब को लाया जा रहा था तफ्तीश करके और इसको ले जाया जा रहा था कि जनाब आप सवालों के जवाब दें। इसने वो जो गली बनती है ना नैब की, वो जगह मुझे दिखाई थी उस ऑफिसर ने, वो कहते हैं यहां से गुजरते हुए अचानक इसने इतना जोरदार सलूट मारा शहबाज शरीफ को, यानी ये नैब का मुजरिम है, करप्शन का केस तो भुगत रहा है, यूनिफॉर्म पहनी नहीं हुई, चप्पल और शलवार कमीज के अंदर जा रहा है, वहां इसने टका के सलूट मारा शहबाज शरीफ साहब को, सर, ऐसे जोरदार आवाज में। उस ऑफिसर ने मुझे करके दिखाया कि बड़ा जोरदार आवाज में सर ऐसे सलूट उसने मारा शहबाज शरीफ को। तो शहबाज शरीफ ने उसको बड़े फातिहाना अंदाज में ऐसे सारे लाया और वो अपने सेल में चले गए। तो बाद में इन्होंने पूछा राय एजाज से कि यार ये करप्ट आदमी, इसने इतनी करप्शन की है, वो सवालों के जवाब नहीं दे रहा, और तुम निहायत नालायक आदमी, तुम इतनी करप्शन करके आए हो अपने महकमे में, तुम्हारे पास भी किसी सवाल का जवाब नहीं है, तो ये क्या था, ये सलूट क्या था? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, बल्कि इस पर वो खासा उन्होंने शर्मिंदा इसको किया था राय एजाज को। तो भारत इस किस्म के ऑफिसर जैसे मॉडल टाउन के अंदर बंदे मार दें और फिर बाद में चूं तक ना करें, ऐसे ऑफिसर्स पसंद आते हैं। अब हो ये रहा है कि पंजाब के अंदर क्योंकि इन्हीं के ऑफिसर थे तो उन्होंने इन्हीं का काम करना था। मैंने आपको बताया था कि होम सेक्रेटरी की सीट पे बैठा हुआ बंदा गया और नवाज शरीफ साहब को जेल में जाके मिलता है और मिलकर कहता है कि मैं जैसे आप हुक्म करेंगे वैसे हाजिर हूँ, मैं यहाँ पे आपके तुफैल बैठा हूँ, जैसा आप कहेंगे, कोई पैगाम, कोई मेरे लायक हुक्म, खिदमत मुझे बताइए आप। इसी तरह पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने शहबाज शरीफ की ज़्यादा बात मानी है। कोई पुलिस वाला टच हो जाता ना इनको, ये जब आते हैं जमानत के लिए या अदालतों में आते हैं, पेशियों पे आते हैं, जब गिरफ्तार होते हैं, तो ये उसको अपनी उंगली दिखा के आज भी डरा देते हैं। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की तस्वीरें आप देख लें, ये सिर्फ उंगली ऐसे करके दिखाते हैं और वो पुलिस वाले सहम जाते हैं, क्योंकि इन्होंने गुलाम बना के रखा ब्यूरोक्रेसी को अपना ज़ाती, और उनसे अपने मफादात के लिए काम लिया। तो अब ये ब्यूरोक्रेसी को धमकाने का एक तरीका है कि हम तुम्हारी लिस्टें बना रहे हैं, हमारी हुकूमत आने वाली है, तुम्हारी ऐसी तैसी फेर देंगे। इसी डर से बेशुमार ब्यूरोक्रेट्स ने काम ही नहीं किया। और पंजाब हुकूमत की नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक बड़ी ग्रिप और एक बड़ा कंट्रोल रहा है PMLN का, और उस कंट्रोल की वजह से वो बेचारे हिलजुल नहीं सके, अभी तक काम नहीं कर सके। अब जब कुछ लोगों को इस बात का यकीन आया कि मैं काम कर सकता हूं और PMLN अब शायद ना आए या अगले 2-3 साल है काम कर लेते हैं, तो जो लोग भी काम करना चाहते हैं उनको धमकाया जाता है। और जो लोग PMLN के काम में मुदाखलत करते हैं या कोई गलत काम PMLN का बंदा कर रहा है, वो बताना चाहता है जनाब इन्होंने ये किया या वो किया, तो ये 1 मिनट से पहले उसको धमकाते हैं, डराते हैं। अब लिस्टें बनाने की धमकी दे रहे हैं। ये लिस्ट बनाने का मकसद क्या है कि मेरी हुकूमत आएगी मैं तुमसे बदला लूंगा। ये ब्यूरोक्रेट हैं। ब्यूरोक्रेसी को खुद सोचना चाहिए कि आप लोग ब्यूरोक्रेट हैं, पढ़ लिख के आए हैं, मुकाबले का इम्तिहान पास करके आए, चले सिफारिश भी करवा के आए, फिर भी कोई थोड़ी इज्जत होनी चाहिए, थोड़ी ग्रेस होनी चाहिए। कम से कम जो CSS करके आए हैं वो लोग तो सोचे, जो PMS करके आए हैं वो लोग तो सोचे कि आप लोग इन लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़हीन लोग हैं, आपने इनसे ज़्यादा तालीम हासिल की है, आपका दिमाग इनसे ज़्यादा काम करता है, आप हर वक्त इक़्तिदार में होते हैं, आपके पास हमेशा कोई ना कोई इख्तियार होता है। ये कभी इख्तियार में होते हैं, कभी बेइख्तियार होते हैं। आप क्यों इनकी गुलामी के अंदर आ रहे हैं? क्या आप एक पॉलिटिकल पार्टी के गुलाम हैं या आप उनसे डर जाएंगे? तो ब्यूरोक्रेसी को खुद भी सोचना चाहिए कि वो किस तरह के लोगों के साथ काम करते रहे हैं और आइंदा उनको किस तरह काम करना है। अभी भी बहुत सारे लोग काम इसलिए नहीं करते कि उनको खतरा है कि PMLN वापस आ गई तो वो उनसे बदला लेगी, और PMLN का नाम भी लेने के लिए वो तैयार नहीं है। अच्छा, दूसरी खबर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुसल्लह अफवाज और उनके अहलकारों पर तनकीद करने वालों के खिलाफ 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने की सज़ाओं के कानून के बिल की मंजूरी दे दी है। ये तरमीमी बिल है और इसको उन्होंने मंजूर कर दिया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस चलेगा। इससे ना कुछ सवालात पैदा हो रहे हैं। अब कुछ सवालात पैदा हो रहे हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही हैं। पहले तो देख लें इससे, ये कानून लाने से क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं। नंबर एक तो ये क्लियर हो रहा है कि मनसूबाबंदी के तहत बाय डिज़ाइन अफवाज पाकिस्तान के ऊपर तनकीद का या हमले का एक सिलसिला जारी है। 5th जनरेशन वॉर का दौर है ना, और इसमें डिज़ाइन के साथ, बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ फ़ौज के ऊपर अटैक हो रहा है। नवाज शरीफ साहब ने इसको शुरू किया। अब PMLN के लोग गलियों मोहल्लों में करते हैं, अपने हर जलसे जुलूस में फ़ौज को गाली देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, फ़ौजी जर्नैलों के नाम लेकर
उनके साथ कोई घटिया किस्म के अलकाबात लगाते हैं। तो ये सारा कुछ अब शुरू किया गया और ये PMLN ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, इन्होंने बाय डिज़ाइन इसको किया। एक तो ये चीज़ इससे क्लियर हो गई है कि ये करना क्यों पड़ा इनको। नंबर 2, इस प्रोपेगेंडा से अफवाज पाकिस्तान में बेचैनी पैदा हुई है। अगर ऐसा ना होता तो शायद ये बॉदर ही ना करते, लेकिन क्यों प्रोपेगेंडा इस लेवल पे चला गया है, गली मोहल्लों के अंदर हो रहा है। प्रोपेगेंडा इस लेवल पे चला गया है कि लोग गाली देना शुरू कर दिया, उन्होंने फैशन बना लिया है। सोशल मीडिया के ऊपर एक आग लगाई हुई है इन लोगों ने और दिन रात यही काम कर रहे हैं। पेड जाली अकाउंट है और वो यही काम कर रहे हैं। तो इस पे पाक फौज के अंदर बेचैनी है और ये बात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कह भी चुके हैं और फौज भी इसका इशारा दे चुकी है। तो ये जो बेचैनी है ये साबित होती है इस कदम से जो अब उठाया गया है। तीसरा नुक्ता यह है कि इस तनकीद को अवामी सतह पर मौसर अंदाज में काउंटर नहीं किया जा सका, यह मानना पड़ेगा। जो लोग फौज पे तनकीद करते हैं या फौज को गाली देते हैं, फौज को प्रोटेक्ट करने वाले या फौज से प्यार करने वाले लोग उनको मौसर जवाब नहीं दे पाए, या फौज के पास, इदारे के पास, ISPR के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि वो तगड़ा जवाब देते इनके मीडिया सेल्स को, या इनको बेनकाब करते, या इनके प्रोपेगेंडे को रोक सकते, उसके आगे बंद बांध सकते। वो ऐसा नहीं कर सके। अगर वो ऐसा कर सकते होते, इसका इंपैक्ट खत्म कर सकते होते या इसके असरात को ज़ायल कर सकते होते, तो इस लेवल की कानून साजी तक हुकूमत पाकिस्तान को या पाकिस्तान की पार्लियामेंट को यहां इस तरफ कायमा कमेटी को जाना ही ना पड़ता। तो अवामी सतह पे मौसर अंदाज में इस प्रोपेगेंडे को रोकने में नाकामी हुई है कुछ हद तक, और ये असरअंदाज हो रहा है। जब भी तो बेचैनी है, और ये बेचैनी के बारे में पहले बताया भी गया था। और चौथी चीज इससे यह साबित होती है कि आने वाले दिनों में इस प्रोपेगेंडा में या फौज के ऊपर इस हमले में या इस कंपेन में, उनको मलाइन करने की जो कंपेन है, उसमें इजाफा हो सकता है। इसके पेश नजर यह फौरी स्टेप लिया गया है। अब जो सवालात पैदा होते हैं वो बड़े अहम हैं, आपके पास उनके जवाब हैं तो आप दीजिएगा, और मेरे दिमाग में ये सवाल उठते हैं और ये सवाल ज़रूर पूछे जाने चाहिए। पहली चीज़ ये है, क्या ये कवानीन बैरून मुल्क जो लोग बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उन पर लगेंगे? उनको हम कैसे पकड़ेंगे और जुर्माना करेंगे? क्योंकि जो सुरखे पाकिस्तान के जितने बाहर बैठ गए हैं जाके उन्होंने सियासी पनाहें ले ली हैं और उनको इंडियन क्रॉनिकल सपोर्ट करते हैं, उनको बैरून मुल्क बहुत सपोर्ट है, पैसा मिलता है, वो दिन रात फौज के ऊपर भौंकते हैं, पाकिस्तान की रियासत को गाली देते हैं, उन लोगों के खिलाफ हम कैसे कार्रवाई कर सकेंगे? है ना सवाल। दूसरी बात यह है कि जो पहले से मौजूद कवानीन है, आइन के अंदर तहफ़्फ़ुज़ है अदलिया को, फौज को, वो कवानीन कहाँ गए? उन पे अमल दरामद नहीं हो सका, तो इस पे अमल दरामद की गारंटी क्या है? तीसरी बात यह है कि आज़ादी इज़हार राय पर कदगन के सवालात, इनका जवाब कौन देगा? यानी अब ये करेंगे पूरी दुनिया के अंदर ये आज़ादी राय पे पाबंदी लगा दी, फौज जो मर्जी करे उन पे बात ही नहीं कर सकते। अब ये इसको ऐसे पोर्ट्रे करेंगे, ये ऐसा दिखाएंगे जैसे फौज मुल्क पे कब्जा कर लिया और आप बात ही नहीं कर सकते। हालांकि इस वक्त इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा होगा, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये जवाब कैसे देंगे? नंबर 4, जमहूरियत। और ये देखें, जमहूरियत के अंदर तो फिर यही है ना, जिस तरह की जमहूरियत पाकिस्तान में डिज़ाइन करके दी गई है, वेस्टर्न मॉडल, वो तो बड़ा कंट्रोल रखते हैं चीज़ों के ऊपर। उनकी फौज को तो गालियाँ नहीं पड़ती, आपकी फौज को गालियाँ पड़ती हैं, वही कहते हैं जमहूरियत है। ये फौज को गालियाँ दो, ये जमहूरियत है। वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। तो इसको सारे को इकट्ठा मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। खुल के सामने आए, पकड़ें। इतनी गालियाँ तो फौज को कभी नहीं पड़ी और बिला वजह पड़ रही हैं। बेशुमार चीज़ों में फौज का काम भी कोई नहीं, किरदार भी कोई नहीं, फिर भी लोग उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो फिर या तो आप जमहूरियत बना लें, तो या फिर आप ये वाला काम कर लें। फिर आप ट्विटर को, फेसबुक को, यूट्यूब को, इसको कैसे मना करेंगे कि वो आपके खिलाफ मवाद ना चलने दे? यानी वो तो आज़ादी इज़हार राय के नाम के ऊपर जनरल बाजवा पे कोई तनकीद करे तो वो कहेंगे चलाओ, फौज के कोर कमांडर पे कोई तनकीद करे वो कहेंगे चलाओ। वहां आप कैसे रोकेंगे? क्या आप इन साइट्स को ही पाकिस्तान में बंद कर देंगे और पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग कर देंगे? एक बड़ा सवाल है। छठा मामला यह है कि जो फेक अकाउंट्स हैं उनका आप क्या करेंगे? बेशुमार अकाउंट फेक है, बिल्कुल, उनका 150, 10, 15 फॉलोअर्स हैं और दबा के वो लगे होते हैं सारा दिन फौज की बेइज्जती करने के लिए, इदारों की। उन्होंने अभी पिछले दिनों जजेस को गालियां दी हैं, बदतमीजी की है, मीडिया भी तस्दीक करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पे हमले करते हैं, सब पे करते हैं। तो इनको आप कैसे रोकेंगे? सातवां सवाल पैदा होता है कि जो लोग आप गिरफ्तार जिनको करेंगे, इससे क्या गारंटी है कि उसके बाद ये तज़हीक का सिलसिला रुक जाएगा? ये लोग तो हीरो बनना शुरू हो जाएंगे। कल को ये कंपेन ना बन जाए कि जनाब फौज को गाली दे के बंदा गिरफ्तार हुआ था, मैं भी दूंगा, मैं भी दूंगा, मैं भी दूंगा, तो नई कंपेन बना के खड़ी कर देंगे और लोगों को और फौज को आमने सामने ले आएंगे। ये चीज़ें इदारे के लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। ये बड़े अहम सवालात हैं
इनका जवाब ज़रूर ढूंढना चाहिए हुकूमत वक्त को भी और इदारे को भी कि किसी तरह भी इसमें से मैनेज किया जाए। मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छा तरीका है, फौज को बदनाम करने वालों को काउंटर किया जाए उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे वो ये कर रहे हैं, और काउंटर करने के लिए बाकायदा पाकिस्तानियों को मोटिवेट किया जाए, उनको बताया जाए कि फ़ौज क्या है, कैसी है और ये लोग क्या कर रहे हैं उसके साथ। 1% लोग भी नहीं है इनकी तरफ तवज्जो ही ना दें, इनकी ऐसी तैसी। और जो लोग इनकी तवज्जो देते हैं बैरून मुल्क में, उन मुल्कों को भी कहें कि आप किनकी बात सुन रहे हैं, इनसे वो सारे ओहदे वापस ले। किसी को इंसानी हकूक का लंबरदार बनाया होता है, किसी को कुछ बनाया तो किसी को कुछ बनाया होता है। जो पाकिस्तान की फौज को गाली देगा बैरून मुल्क उसको कोई ना कोई ओहदा मिल जाएगा, या उसकी एनजीओ का कारोबार चमक जाएगा, या उसका कोई और काम चमक जाएगा। या पाकिस्तान में पजीराई होती नहीं है, पूरी दुनिया उसको सर पे उठाती है। तो इसको समझिए और दुनिया को वार्न कीजिए कि जनाब ये दहशतगर्दी के साथ लड़ने वाली सबसे खौफनाक फौज है, जिसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, पूरी दुनिया मानती है। लिहाजा अपना मुंह संभाल कर रखें और ये जो हमारे खिलाफ बकबक करते हैं इनका मुंह बंद करने के लिए हमारा साथ दें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज को जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिवली आना पड़ेगा, वरना ये इन चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मरियम नवाज साहिबा के जद्दा जाने के हवाले से या जद्दा मॉडल के हवाले से अब खबर दी है हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने। मैंने थोड़े दिन पहले आपको कहा था कि कारोबारी शख्सियत है जिनको बीच में डाला गया, तो उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि कारोबारी शख्सियत को इस दफ़ा रफ़ीक हरेरी, पिछली दफ़ा आपको याद होगा एक अरब थे जिनको इस्तेमाल किया गया था, अरब हुक्मरान। अब उस तरह का मॉडल नहीं है, इस दफ़ा कारोबारी शख्सियत को इस्तेमाल किया जा रहा है। और मौलाना और मरियम की खामोशी के पीछे एक डील छुपी हुई है, जिसकी जब कभी मायूसी होती है तो बोल पड़ते हैं और जब कभी उम्मीद बनती है तो चुप हो जाते हैं। बिलाल मरियम नवाज साहबा पूरी कोशिश कर रही हैं बाहर जाने के लिए, और उनकी ये कोशिश है कि कुछ भी करके वो लंदन अगर पहुंच जाएं तो फिर बाकी की बात में देखी जाएगी। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी ये चाहते हैं उनकी बेटी उनके पास आ जाएं, लेकिन पार्टी के अंदर बड़ा सख्त रिएक्शन है कि अगर नवाज शरीफ के बाद मरियम भी बाहर चली गई तो हमारे पल्ले क्या रह जाएगा और बड़ी बदनामी हो जाएगी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।